सेवा ने ही ये मौका मुझे दिया। मैं सीधे आईएएस में नहीं आया था, पहले स्टेट सर्विस में था। औद्योगिकरण में यूरोप के जैसे छोटे देशों की तरह सारे लोगों को कृषि परिषद से निकाल के हम उद्योग में डाल देंगे, ऐसा तो 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में नहीं हो सकता है। और भी कई चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें जो जिससे आप अरबों रुपया कमा रहे हैं स्त्रियों को बेच के, उसकी त्वचा को बेच कर। तो मेरी ये अवधारणा रही है, मेरे से सोचने वालों की अवधारणा रही है कि भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, जो खूबसूरत पहलू हैं, वो आदिवासी समाज और संस्कृति ने बचा के रखा है। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और स्वागत है आपका जीएन भारत में। फिलहाल जिस जगह पे हम मौजूद हैं, वहाँ आने के बाद कवि भुजंग मेश्राम की कविता याद आती है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, चाहे घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी। यहाँ से वहाँ से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर या दक्षिण से, कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की मयार बनकर लोग तेरी बाट जोड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उलगुलान के नायक भगवान बिरसा मुंडा की, जिनके बलिदान, साहस और त्याग ने उन्हें भगवान का दर्जा दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा का एक प्रसिद्ध नारा अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज, अपनी जमीन अपना जल, अपना पानी अपने लोग। जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा की जो सोच जनजातियों के लिए थी, जो कल्पना जनजातियों के लिए थी, उस कल्पने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थान डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में हम फिलहाल मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। एक आईएएस ऑफिसर, एक लेखक, हाल में ही वर्ष 2020 में श्री लाल शुक्ल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री रणेंद्र कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू, जोहार, नमस्कार सबको। सर, एक आईएएस ऑफिसर से एक लेखक तक की जर्नी, सर आपने कैसे और क्यों तय की? इसका जवाब तो ये है कि दोनों 2 चीज़ें हैं। आप रोटी किस माध्यम से कमाते हैं, उससे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जो प्रशासनिक सेवा है वो मेरे रोटी का जरिया है। लेकिन ये सेवा ने ही ये मौका मुझे दिया। मैं सीधे आईएएस में नहीं आया था, पहले स्टेट सर्विस में था, राज्य प्रशासनिक सेवा में, जिस कारण से बहुत ग्राम स्तर पर पदस्थापन हुआ था। और वहाँ जो चीज़ों को मैंने देखा, जो सीखा, वहाँ आदिवासियों के बीच में एक अलग तरह की संस्कृति, ज़्यादा ही समरस, ज़्यादा ही सहज, प्रकृति से ज़्यादा जुड़ी हुई, स्त्रियों को ज़्यादा आदर करने वाली, तो वो बहुत कुछ सीखने का वहाँ था। और जिससे उन्हें लोगों का नज़रिया उस समाज के प्रति कुछ अलग ढंग से गढ़ा हुआ था। तो वो जो पूर्वाग्रह है, वो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का उस समुदाय के प्रति, उसको तोड़ने की बड़ी ज़रूरत थी। उस कारण से वो क्रिएटिव राइटिंग में, और वो मेरे सेवा का ये सौभाग्य रहा है कि बीच बीच में मेरी पोस्टिंग जो है वो लिखने पढ़ने वाले में ही विभागों में होती रही है। 10 साल में वो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में मैं था, वहाँ से निदेशक से लेके अपर निदेशक तक, वहाँ 2005 से 2015 तक, जहाँ केवल पढ़ना और पढ़ाना ही था। तो उस क्रम में जो उसके पहले के जो मेरे अनुभव थे, 1988 में मैं इस सेवा में आया था, तो 2005 के बीच में जो फील्ड के अनुभव थे, जो हम नहीं कर सके थे या जो चीज़ें अखर रही थी, वो रचनाओं के तौर पे आई। चूँकि 10 साल की अवधि बहुत होती है और वहाँ लगातार पढ़ना और लिखना और पढ़ाना ही काम था। फिर जहाँ आप बैठी हैं, ये भी शोध संस्थान है, यहाँ भी 2018 से हूँ। आप ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से के डायरेक्टर हैं सर, और आप जनजातियों से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो सर, एक सरकार का जो प्रयास है जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का, तो सर क्या जनजातियों को ये लगता है कि मुख्य धारा से जोड़ना उनके क्षेत्र का अतिक्रमण करना है? क्योंकि सर, जनजातियों का एक जो नारा रहता है कि अपनी ज़मीन अपना पानी अपना कुआं,
तो क्या लगता है कि हम लोग उनसे उनकी ज़मीन छीन रहे हैं या उनका पानी छीन रहे हैं, उनका राज छीन रहे हैं? जो भारतीयता है या भारतीय जीवन मूल्य हैं वो हमेशा संयम और संतोष की बात करता रहा है। गांधी के आप रूप को देखिए कि न्यूनतम में अधिकतम की संतुष्टि की परिकल्पना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ भारतीय मूल्यों में ये कहा गया है कि हम ठीक है कि इंसान के तौर पे पैदा होते हैं, लेकिन जब तक हम मानव मूल्यों को ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हम मानव नहीं बन पाते हैं। और उसके लिए है कि हमारे जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिसको हम भोग की प्रवृत्ति कहते हैं, उससे ऊपर उठने की प्रक्रिया में हम मानव बनते हैं। अब वो है क्या कि ब्रिटिश पीरियड से लेके उसके बाद की जो वो कॉलोनियल लिगेसीज हम कहते हैं कि उपनिवेशीकरण का एक की छाया जो चल रही है कि हम अपने हिसाब से, ये हालांकि नीतिगत आलोचना होगी, लेकिन ये तय है कि हम लोगों ने चाहे पंचवर्षीय योजना हो या उसकी बाद की योजना हो, उस योजनाओं में अपनी आवश्यकता हमारी क्या है। हमारी जो जनसंख्या अगर आज के दिन भी 64% कृषि पर आधारित है, तो बजट का फोकस वो दूसरी ओर क्यों रहता है? मतलब कि आप पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास को देखिएगा तो दूसरी पंचवर्षीय योजना तक कृषि जो है फोकस में है। उसके बाद से हम औद्योगिकरण की ओर गए हैं, ठीक है, गलत नहीं था, लेकिन औद्योगिकरण में यूरोप के जैसे छोटे देशों की तरह सारे लोगों को कृषि परिषद से निकाल के हम उद्योग में डाल देंगे, ऐसा तो 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में नहीं हो सकता है। तो आदिवासी संस्कृति में जो भारतीय मूल्य बचे हुए हैं कि नहीं, हमको ये जो नदी है वो उसको शुद्ध रखना है, ये जो जंगल है उसको बचा के रखना है, और हमको वहाँ से उतना ही लेना है जितना हमको आज की आवश्यकता है। हमको बहुत संग्रह करके हमको कोई बहुत बड़ा पेट नहीं कर लेना है। तो ये संतुष्टि और कम में ही प्रसन्न रहने की और प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, और वो मैंने कहा कि मेहनत करने की जो एक सहज प्रवृत्ति है, महिलाओं की बराबरी का हक है, तो सकारात्मकता संस्कृति की तो यही है। अब हम कंज्यूमर कैपिटलिज्म में देखें कि स्त्रियों की देह को आप विज्ञापन में इस ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ब्लेड का तो इस्तेमाल नहीं करते, ब्लेड के विज्ञापन में भी, मोटरसाइकिल के विज्ञापन में भी, और भी कई चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें जो जिससे आप अरबों रुपया कमा रहे हैं स्त्री देह को बेच के, इसकी त्वचा को बेच कर। तो हम उसको मान रहे हैं कि वो वही मुख्य धारा है। तो ये बहुत गलत दिशा में कहीं हम जा रहे हैं। तो मेरी ये अवधारणा रही है, मेरे से सोचने वालों की अवधारणा रही है कि भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, जो खूबसूरत पहलू है, वो आदिवासी समाज और संस्कृति ने बचा के रखा है। आदिवासी समाज का जो जीवन दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसका जो जीवन मूल्य है, तो ये जो महामारी आ रही है बता रही है कि भविष्य में हमको न चाहकर भी वो अपनाना होगा, उसके बिना कोई चारा है नहीं। तो भविष्य का दर्शन है, भविष्य के जीवन मूल्य है, और इन्हीं बातों को मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से भी बताने की कोशिश करता रहा हूँ। जी सर, झारखंड की अगर बात करें, यहाँ पे कुल 32 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं सर, उसमें 8 जो हैं वो PVTGP ग्रुप से भी आते हैं सर। और सर झारखंड की अगर सरकार को देखा जाए तो रघुवर दास को छोड़ के सर हमेशा यहाँ पे ट्राइबल CM ही बने हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो जो मुंडा ट्राइबल से आए हों, या अभी जो हेमंत सोरेन हैं। तो सर फिर भी झारखंड में आदिवासियों को लेकर उतना कुछ खास विकास नज़र क्यों नहीं आता है सर? एक तो ये राजनीतिक पक्ष में बहुत टिप्पणी मेरा करना समुचित नहीं होगा, लेकिन जो मैंने कहा कि जो योजनाएं हैं, चूँकि वहाँ पश्चिमी मॉडल के ही विकास को मानक मानते हुए बनाई जा रही हैं, तो उसके बेसिक्स में ही कमियां हैं। अब आप जब कम्युनिटी की बात कर रही हैं तो स्वाभाविक रूप से जो उनका जो जीवन तत्व है, वो उनकी जो जिंदा होने का जो सबसे बड़ा सबूत है कि वो कम्युनिटी में रहते हैं। समुदाय की भावना, वहाँ सामुदायिकता की भावना बड़ी प्रबल है। आप पिठोरिया ही चल जाइएगा तो एक भी कच्चे मकान नहीं दिखाई पड़ेंगे, बदला चल जाइएगा तो एक भी कच्चा मकान। तो सब्जी की खेती ने, इस ढंग की चीज़ों ने, पानी की उपलब्धता ने, और कई चीज़ें हैं जो हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आवासीय विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालयों के बच्चों का गणित में और विज्ञान में भी 90% लाना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ें एकदम अंधकारपूर्ण हैं,
चीज़ें बहुत बदली हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा कि 95 में जब गया था तो असुर लोगों में अगर संस्कृत में ऑनर्स लोग मिल रहे थे, असुर लोगों में हाई स्कूल के हेडमास्टर दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो आवासीय विद्यालय वहाँ काम कर रहे हैं उनका तो परिणाम था, आवासीय विद्यालय वहाँ थे, आज भी हैं। तो चीज़ें बदली हैं, गति उसकी धीमी हो सकती है या गति जो है वो समुदाय को तोड़कर व्यक्तिवादी हो सकती है, लेकिन चीज़ें तो बदली हैं। जी सर, सर अगर ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें सर, तो सर हाल में ही एक ट्राइबल एटलस निकाला गया था सर, जिसके बाद ओडिशा के बाद झारखंड दूसरा राज्य बन गया था जिसने ऐसा निकाला। तो सर इसके पीछे का उद्देश्य क्या था सर और इससे क्या लाभ मिले? तो ट्राइबल एटलस के पीछे का उद्देश्य ये था कि जितने आंकड़े हैं जनजातीय समुदायों से संबंधित, चाहे किसी भी हेल्थ इंडेक्स के हों, एजुकेशन के हों, फूड के हों, इरिगेशन के हों, एग्रीकल्चर के हों, जितने तरह के आंकड़े हो सकते हैं, माने उनके वेलफेयर से लेके, उनके लाइवलीहुड से लेके, उनके हेल्थ इंडेक्सेस से लेके सारे के सारे आंकड़े एक जगह उपलब्ध हों और वो रेफरेंस के साथ उपलब्ध हों कि आंकड़े कहाँ से लिए गए, ताकि कोई भी विभाग हमारा कोई भी वो डिजाइन करे प्लानिंग की तो उसमें उन आंकड़ों का सहयोग ले सके, उनको कहीं 10 जगह भटकने की, नेट पर खोजने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक हाथ में ही वो सारी चीज़ें हों और उसके आधार पे वो प्लानिंग करें। तो एक बड़ा काम वो हुआ है, उसमें हमारे विभाग के लोगों ने भी बहुत मदद की थी और हम लोगों ने भी काम किया था, तो वो एक मानक है वो। जी सर, जब हम लोग अभी बात ट्राइबल्स की कर रहे हैं सर, तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो झारखंड में भी चल रहा है सर, सरना कोड का, जो मांग कर रहे हैं सर। तो सर सरना कोड की मांग आपको क्या लगता है सरकार को दे देनी चाहिए? सरना कोड की मांग से आदिवासियों को क्या लाभ होगा अगर उन्हें सरना कोड मिल जाता है तो? ऐसा है कि जनजातियों को देखने का नज़रिया जो है ना बड़ा मानव शास्त्रीय रहा है, और अध्ययन भी जो कुछ हुए हैं आपके यहाँ या पहले भी, वो केवल एंथ्रोपोलॉजी और एथनोग्राफिकल अध्ययन ही होते रहे हैं कि इनका टोटम क्या है, टैबू क्या है, जन्म के समय और मृत्यु के समय फलाना ढकाना गीत क्या है। तो हमने बहुत सीमित कर दिया उनको कि ह्यूमैनिटीज़ के एक डिपार्टमेंट की ही चीज़ हम लोग ने मान लिया कि ये जो है एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग उनको देख रहे थे और देख रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम लोगों ने यहाँ बदलने की कोशिश की है, हमारी टीम ने। हमारे यहाँ साल वृक्ष को या वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो वहीं वो उसके शरणास्थल में उसी वृक्षों के समूह को हम शरणास्थल कहते हैं। यानी कि जो सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष यानी प्रकृति और परम सत्ता को अलग देख रहा है, यहाँ प्रकृति और परम सत्ता को एक देखने की कल्पना की गई है। तो इसका एक विशिष्टता, किसी भी दर्शन की विशिष्टता ये होती है कि जो तत्व हैं दर्शन के वो कैसे अलग हैं। तो जो भारतीय शरद दर्शन है उससे थोड़ा सा विशिष्ट है ये, और वेस्टर्न से तो विशिष्ट है ही है। तो जब दर्शन अलग है तो स्वाभाविक है कि इसकी पूजा पद्धतियाँ भी भिन्न हैं। तो ये उससे भिन्न है, लेकिन है यहाँ सब कुछ है, यहाँ स्वर्ग नरक की अवधारणा नहीं है। तो चूंकि जिसको आप कह रहे हैं, जहाँ आप मान के चल रहे हैं कि वहीं इनका नाम दर्ज होना चाहिए, जबकि बामन तक ऑलरेडी जनगणना में एक कॉलम हुआ करता था जहाँ दर्ज करते थे। अब आपने अन्य कर दिया है, या तो आप हिंदू में मानिए या फिर आप ईसाइयत में मानिए या अन्य मानिए, यानी कि आप उसकी अस्मिता को, उनके धार्मिक मौलिक चिंतन को, उनके दर्शन को आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है, रेखांकित करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये 9% आबादी है पूरे देश में जनजातीय समुदाय की, तो उसके अस्तित्व को आप इनकार कैसे कर सकते हैं? जनगणना कॉलम में एक तो उनका धर्म तो होगा, ठीक है, सरना हमारे लोग बोल रहे हैं, कई 5 राज्यों में भी लोग गए कि आप उसी धर्म के तौर पे, तो उनको उनकी इंटिटी के लिए, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान के लिए वो हैं, इस धरती के मूल, इस धरती के पुत्र हैं, वो कोई सौतेले बेटे नहीं हैं। तो इस कारण उनकी पहचान तो होगी ना, उनका धर्म तो वहाँ होगा ना। तो बहुत जरूरी है वो आंदोलन है, तो जिस ढंग से आवे वो स्वीकार तो होना चाहिए। वो जो केंद्र को भेजा गया उसमें एक बात लिखी गई कि 1931 में जो ट्राइबल्स की पॉपुलेशन थी वो 38% के अराउंड थी, जो 2011 में 26 के अराउंड रह गई। तो सर क्या लगता है कि इन लोगों को एक अलग से आइडेंटिटी दे देने से, इन लोगों को सरना कोड, अपना सरना धर्म दे देने से सर क्या इनकी जो पॉपुलेशन में सर जो डिक्रीज़ हो रहा है सर, क्या उसमें कमी आएगी? वो हो क्या रहा है, एक तो जो
एक तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन है क्या कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के रूप में चिन्हित हो जा रहे हैं, हो सकता है कि सरना वाले में जनसंख्या घट जा रही हो, एक तो ये कारण रहा हो। दूसरी बात ये है कि विभिन्न कारणों से एज ए लेबर माइग्रेशन का जो रेट है ना, वो आप देखिएगा, इस बार हम लोग शोध करवा रहे हैं लेबर हिस्ट्री पे, कि वो 90s में भी, मतलब 1834-35, मतलब कि मॉरिशस और सूरीनाम, फिजी वगैरह जो जा रहे हैं लोग, या फिर उसके बाद से चाय बागान में, फिर वो नील वाली खेती में, इंडिगो प्लांटेशन में, फिर वो बर्मा में रोड बनाने के लिए, तो थाईलैंड से बर्मा में रेलवे लाइन बिछाने के लिए अब यहाँ से लेबर लोगों को लेकर जाया जा रहा है। तो मतलब कि 1/3 जनसंख्या जो है माइग्रेट करती है 19वीं शताब्दी में, सोचिए जरा सा। और ये माइग्रेशन कभी कम ही नहीं हो रहा। बड़ा कारण ये भी है, और दूसरा कि अब दूसरे धर्म में ही चिन्हित हो जा रहे हैं, तो सरना धर्म में जनसंख्या ऐसे भी घट जा रही है। तो 2 कारण मुझे दिखते हैं जनसंख्या के घटने के। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि सर आगे की क्या स्ट्रैटेजी है सर, ट्राइबल्स को लेके क्या और रिसर्च किए जा रहे हैं सर, और क्या आप आगे भी ट्राइबल्स पे बुक लिखते आएंगे सर? जो मैंने आपसे अनुरोध किया कि हम लोगों ने जो नया नियमावली बनाई है, पहले नियमावली भी नहीं थी, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की हम लोगों ने नियमावली बनाई है, और उसमें ठीक है कि एथनोग्राफिक स्टडी होगी, लेकिन ट्राइबल हिस्ट्री पे भी, ट्राइबल फिलॉसफी पे भी, ट्राइबल साइकोलॉजी पे, उनकी सोशियोलॉजी पे, इधर से बड़ी लंबी सूची हम लोगों ने बनाई है, बहुत विस्तार के साथ कि क्या करेंगे अध्ययन हम लोग भविष्य में, हम हो, हमारी टीम हो, नहीं हो, एक बार नियमावली में वो दर्ज हो जाएगा तो वो लगातार चलेगा। दूसरा काम है हम लोगों का मूल्यांकन करने का। तो मूल्यांकन का, जैसे इस बार हम लोगों ने जो स्वीकृति ली है भारत सरकार से, तो 3 तरह की योजनाओं की स्वीकृति ली है मूल्यांकन की। एक देश दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय को कहा है कि जिसमें आपको रुचि है आप जुड़िए और बेहतरीन काम दीजिए, और जो लोग कर रहे हैं, दिल्ली के विश्वविद्यालय भी जुड़ रहे हैं, बंगाल के विश्वविद्यालय भी जुड़ रहे हैं, पटना के वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जैसा एक सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, IIM ने दिया है हम लोग का प्रोजेक्ट, रिम्स को हम लोगों ने दिया है प्रोजेक्ट, बिरहोर लोगों में जो जेनेटिकल जो रोग होता है या सबर लोगों में, वो रिम्स ने लिया है। मिड डे मील की क्वालिटी का वो भी रिम्स ने लिया है। तो बड़े संस्थान जुड़ रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छे आना चाहिए, ये हम सोचते हैं, ये सकारात्मक सोच है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, GN भारत से बात करने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार दर्शकों को भी, आप सबको भी आभार कि आपने समय दिया अपनी बात करने के लिए, मुझे धन्यवाद। ये सेवा ने ही ये मौका मुझे दिया। मैं सीधे IAS में नहीं आया था, पहले स्टेट सर्विस में था। औद्योगिकरण में यूरोप के जैसे छोटे देशों की तरह सारे लोगों को कृषि परिषद से निकाल के हम उद्योग में डाल देंगे, ऐसा तो 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में नहीं हो सकता है। और भी कई चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें जो जिससे आप अरबों रुपया कमा रहे हैं, इस तरीके को बेच के, इसकी त्वचा को बेच के। तो मेरी ये अवधारणा रही है, मेरे से सोचने वालों की अवधारणा रही है कि भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, जो खूबसूरत पहलू है, वो आदिवासी समाज और संस्कृति ने बचा के रखा है।